साथियों, आज की एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का आप लोगों का नोट्स रेडी है। तो ये नोट्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। केवल आपको क्या करना है कि इस सेशन को अटेंड करना है। आप जो चैप्टर भी हम लोग एनसीईआरटी का पढ़ेंगे क्लास 8 का, उसका आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ फ्री में मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलेगा। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी का फ्रेंड्स एनसीईआरटी की जीके जीएस व्याख्या सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज का ये होने वाला है क्लास नंबर 20 और पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 8 की आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 विज्ञान। इस सीरीज में हम लोग 3000 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। 3000 पीवाईक्यू ओनली नहीं है, मतलब इसमें पीवाईक्यू आप लोगों का इंक्लूड रहेगा, परंतु हमारा जो ज्यादा फोकस है इस सीरीज में एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन कंटेंट बुक में दिया हुआ उस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना है हर चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आप लोग मॉक टेस्ट अवश्य दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में आप पीडीएफ भी मिलेगा। तो अब आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पास जो एक्सपीरियंस है स्पेशली बीपीएससी टीआरई एग्जाम के साथ। ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, अगर मुझसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे एक बार अच्छे तरीके से तो दोबारा आपको एनसीईआरटी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा। ये जो सेशन होने वाला है प्राइमरी 1 to 5 के लिए, जूनियर 6 to 8 के लिए, टीजीटी पीजीटी 9 10th और 11 12th सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम में 8 नंबर का साइंस पूछता है, 8 नंबर के साइंस आप लोगों को लगभग 95% प्योर एनसीईआरटी से पूछता है और पीवाईक्यू से। तो केवल आप लोग 6 से 10 तक की एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पढ़ ले रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा कि 8 में से 7 क्वेश्चन गारंटी बना लोगे केवल 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ के। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और 4। ये जो क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर दिख रहा। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जो इसका बोर्ड पीडीएफ है ब्लैक करने के लिए, मतलब बोर्ड को ब्लैक करने के लिए, तो आज मैंने ट्राई किया है कि बोर्ड को ब्लैक रखूं, देखते हैं वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 कोयला और पेट्रोलियम एंड चैप्टर 4 दहन और ज्वाला। तो देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि चाहता तो मैं अलग से इसमें डीप लेवल का क्वेश्चन ला देता, परंतु हम लोग प्योर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआरटी में जो चीज दिया है उसी चीज को हम लोग कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं कि सीरीज को टफ बनाने के लिए फालतू का बाहर से क्वेश्चन ऐड करें, हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जब हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, और मैं पेन को कौन सा कलर करूं, ब्लू तो दिखेगा नहीं इस पर, व्हाइट बेस्ट रहेगा, और रेड, व्हाइट, तो रेड कलर लेते हैं। येलो, आई थिंक येलो इज द बेस्ट फॉर ब्लैक। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। तो नॉन रिन्यूएबल में आप लोगों का आएगा कोयला आ गया, कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, पेट्रोलियम में जैसे कि आप लोगों का केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और बताइए क्या होगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए, नेचुरल गैसेस, ये सभी नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी टाइप की एनर्जी होती है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में हम लोगों को आ गया विंड एनर्जी आ गया, वाटर एनर्जी आ गया, और सोलार एनर्जी। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो विंड हो गया, वाटर, सोलार। तो फिलहाल क्वेश्चन पूछा है अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय में हम लोग का जो सौर और पवन ऊर्जा है रिन्यूएबल है, पेट्रोलियम जो है नॉन रिन्यूएबल है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका जो आप लोगों का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा, और जो नोट्स का पीडीएफ है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो मॉक टेस्ट का लिंक है, मॉक टेस्ट का लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
तो जीवाश्म ईंधन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख शर्त क्या है? जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का डेड बॉडी होता है, जब ये जमीन के अंदर दब जाते हैं, जमीन के अंदर दबने का मतलब है कि इनकी डेड बॉडी जमीन के नीचे जाएगी और ऊपर से बहुत सारा मिट्टी आएगा। जब ऊपर से बहुत सारा मिट्टी आएगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। और सिंपल से आप लोगों ने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब ऊपर से मिट्टी आ गया, डेड बॉडी नीचे दब गया जमीन के, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, उच्च दाब और उच्च ताप रहेगा। और जैसे कि पता है, जब जमीन के अंदर रहेगा तो वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचेगा। फॉसिल फ्यूल बनले, फॉसिल फ्यूल कहां पर बनते हैं? जमीन के अंदर बनते हैं, तो जमीन के अंदर तो सनलाइट पहुंचेगा नहीं। उसी के साथ आपको पता होगा कि जमीन के अंदर जब मिट्टी में दबे हुए रहेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की अधिकता नहीं रहेगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहेगी, ऑक्सीजन की वहां पे कमी रहेगी। तो जो फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं उच्च दाब और उच्च ताप पर बनते हैं। इस तरह से ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला कौन सा है? तो देखिए, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो जो सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट के बाद होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आप लोगों का होता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद होता है पीट कोयला। तो जो देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज रहेगा वो कोयला सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो कार्बन प्रतिशत ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा और नीचे सबसे ज्यादा लो रहेगा। तो सबसे बेकार घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है पीट होता है, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा लिग्नाइट होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा बिटुमिनस होगा, फिर उससे भी सबसे जो बेस्ट होता है एंथ्रासाइट होता है। फिलहाल इसमें पूछा गया है कि सबसे उच्च कार्बन प्रतिशत वाला कोयला, तो सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होगा। तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि एंथ्रासाइट में लगभग कितने प्रतिशत कार्बन होता है। पीट कोयले की विशेषता क्या है? पीट कोयला जो होता है इसमें कम कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला होता है। तो सबसे घटिया कहने का मतलब है इसमें जो कार्बन का परसेंटेज रहेगा सबसे ज्यादा कम रहेगा, कम कार्बन का परसेंटेज रहेगा। और कोयला निकलता कहाँ? कोयला निकलता है हमारी जमीन से। जब जमीन से कोयला निकलेगा तो उसमें हाई मॉइस्चर रहेगा, वो नहीं कि चिपचिपापन, गीलापन रहेगा, अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं रहेगा, अधिक नमी भी रहेगा। और खराब कोयला है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी उसमें मान बहुत ज्यादा कम रहेगा, उसको बर्न करने पर बहुत ज्यादा हमको अच्छे से हीट नहीं मिलेगा, तो उसमें उष्मा का मान भी कम रहेगा। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी होगा। और आप लोग बताइए कि जो बोर्ड स्लाइड का हम लोग कलर रखे हैं, व्हाइट कलर सही है कि ब्लैक कलर? आई थिंक ब्लैक कलर आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा होगा, और टेक्स्ट का जो कलर है, टेक्स्ट भी आप लोगों को इनहेंस होकर दिख रहा होगा, इसमें क्लियरिटी ज्यादा होगी ब्लैक बैकग्राउंड पे। क्वेश्चन नंबर 5, कोक का मुख्य उपयोग क्या है? कोक देखिए, जो कोक होता है कोयले का लगभग शुद्ध रूप होता है। यह एक कठोर होता है, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक में लगभग आप लोगों का 100% क्या मिलता है? 100% कार्बन होता है जो कोक होता है, लगभग 100%। तो 100% कार्बन होने का मतलब है कि इसको बर्न करने पर, जलाने पर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को हीट मिलेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो बहुत ज्यादा इसमें हम लोगों को उसमें मान होगा कि इसका जो मेन यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है। जब कॉस्टली होगा तो इसको हम लोग ईंधन के रूप में नहीं यूज करेंगे। इसका जो मेन यूज है इस्पात यानी कि स्टील के निर्माण में किया जाता है, और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में, एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, कोक का मुख्य उपयोग क्या है? इस्पात निर्माण में किया जाता है, इसका यूज ईंधन में भी करते हैं क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, और इसका यूज जो है केमिकल मेकिंग में भी किया जाता है। परंतु ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो ईंधन की जगह पे हम लोग कोक के जगह और भी चीजों को यूज करेंगे जो सस्ती होती हैं, और केमिकल के निर्माण में भी कोक यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि मुख्य यूज, इसका मेन यूज पूछा गया है। यूज तो तीनों में होगा, परंतु क्वेश्चन बोला है मेन यूज, तो जो इसका मेन यूज होता है आप लोगों का इस्पात निर्माण, स्टील मेकिंग में होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जामिनर घुमा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कोक का उपयोग क्या है, तो कोक का उपयोग जो है तीनों में होता है, इस्पात, ईंधन और रसायन। परंतु यहाँ पे मुख्य यूज पूछा है तो मुख्य यूज केवल इस्पात के निर्माण में किया जाता है।
अगला प्रश्न, कोल तार, तार नहीं तार होगा, कोल तार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जो कोल तार होता है इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का मिश्रण। परंतु इसमें से जो मेन होता है नेफ्थलीन होता है, बेंजीन होता है और फिनाल होता है। जो नेफ्थलीन है इसका यूज किया जाता है एक्सप्लोजन में, यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में नेफ्थलीन का यूज किया जाता है, और बेंजीन और फिनाल का यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। फिनाल से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जो घरों का फर्श की साफ सफाई करने के लिए फिनाल का यूज किया जाता है, और बेंजीन जो है उसका यूज दवाइयां बनाने में किया जाता है। हालांकि नेफ्थलीन, बेंजीन और फिनाल सभी का यूज केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इस तरह से देखिए कोल तार में कौन सा पदार्थ है? तो तीनों पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर डी। और कोल तार कितने पदार्थों का मिश्रण होता है? लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार क्या होता है? यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे इसका यूज कहाँ किया जाता है? संश्लेषित रंग में किया जाता है, सिंथेटिक कलर्स में, औषधि में यूज किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है, फ्रेग्रेंस बनाने में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है, पेंट के निर्माण में यूज किया जाता है, और फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में यूज किया जाता है। जो छत निर्माण की सामग्री है इसको बनाने में यूज किया जाता है। इतने जगहों पर आप लोगों का कोल तार का यूज किया जाता है। और आप लोग इसको अवश्य याद रखिएगा। कभी कभी क्या है कि जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन आप लोगों से कोई सा भी एग्जाम हो पूछ लेता है। तो कोल तार सिंथेटिक कलर्स में, औषधि में, विस्फोटक पदार्थ, फ्रेग्रेंस बनाने में, प्लास्टिक में, पेंट में, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण, इन सभी जगहों पर यूज किया जाता है। और देखिए आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमेन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर पूछा गया है? बीपीएससी टीआरई एग्जाम में। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें पूछा गया है कि कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सड़कों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? देखो पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है पेट्रो डॉलर का, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी है और बहुत सारे देशों का जो कंकूर करने का कोशिश कर रहा है, कब्जा करने का। तो अमेरिका के पास उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि उसके पास पेट्रोलियम रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो उच्च आर्थिक मूल्य भी इसका बहुत ज्यादा है। यह ब्लैक रंग का होता है, काला रंग का, और इसकी बहु उपयोगिता, मल्टीपल यूजेस है। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं है। पेट्रोल डीजल के बिना ये दुनिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जितनी भी इंडस्ट्री चल रही, फैक्ट्री चल रही, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, व्हीकल्स हो गया, सब पेट्रोल और डीजल से ही चल रहे हैं। अगर पेट्रोल और डीजल बंद हो जाए तो पूरी वर्ल्ड लगभग रुक जाएगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। तो इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंशीय आसवन का उपयोग किसके लिए होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि जब हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, जब जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, इसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंस जो मिले रहते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में आप लोगों का डामर हो गया, कोल तार हो गया, फिर आप लोगों का पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, फिर एलपीजी हो गया, ये सभी इसमें मिक्स होते हैं। अब इनको अलग किया जाता है। तो अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि का यूज किया जाता है। इसको एक ऐसे फैक्ट्री में, एक ऐसे चेंबर में लाया जाता है जिसको नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे सब पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल अलग हो जाएगा अलग टेम्परेचर पर, फिर डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फिर एलपीजी हो गया। तो इन सभी को अलग अलग करने के लिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका जो
इस यूज क्या होता है, मिश्रण अलग करना, यानी कि जो क्रूड ऑयल का मिक्सचर है उसको अलग करना, पेट्रोलियम के अंश अलग करना, इसमें भी यूज किया जाता है। और गैस निर्माण नहीं, इसका हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, पदार्थों के जो मिक्सचर होते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। परंतु जो हमको गैस मिला यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस मिला, ये बाई प्रोडक्ट मिला, इसका हम लोग मेन यूज गैस बनाने के लिए नहीं करते हैं। गैस मिलता है परंतु बाई प्रोडक्ट के रूप में इसका मेन यूज किया जाता है मिश्रण को अलग करने के लिए और पेट्रोलियम के अंश। तो जो दोनों ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है, तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा आंसर डी। क्या होगा, सही आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है, तो एलपीजी में जो हम लोगों का प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, जो मीथेन होता है हम लोगों का सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में पाया जाता है, और एलपीजी में हम लोगों का प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बिटुमेन का उपयोग कहाँ किया होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो बिटुमेन है इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। कहां पर, सड़क निर्माण में। पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है, जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं इससे प्लास्टिक बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर हो गए जैसे कि पॉलिएस्टर वगैरह के कपड़े हो गए, नायलॉन हो गया, इन सभी को बनाने में पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है। और जो फर्टिलाइजर होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, तो यूरिया के निर्माण में भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज किया जाता है। इसका बहुत ज्यादा वास्ट यूजेज है, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी। क्वेश्चन 12, सीएनजी का प्रमुख लाभ क्या है, तो जो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये एक स्वच्छ ईंधन है, इससे प्रदूषण कम होता है और इसकी जो इफिशियंसी है, दक्षता काफी ज्यादा उच्च होती है। तो ये सभी इसके लाभ है, तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी। देखिए आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा होगा, आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। तो आप लोग मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, जैसे ही क्लास 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी फिर जल्दी से हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास 9 के बाद क्लास 10 की, फिर हम लोग इसी तरह हफ्ता में एक आध दिन ऐसा समय निकालेंगे जहां पर एक एक एनसीईआरटी को कंप्लीट 3-4 घंटे के मैराथन में, जैसे क्लास 6 हो गया, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इस तरह से कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको पता है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से साइंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जीएस वाले सेक्शन में तो 6-7 प्रश्न आसानी से बना लोगे, परंतु जिसका सब्जेक्ट है, जैसे प्राइमरी में 20 नंबर साइंस पूछेगा, जूनियर में 40 नंबर का, टीजीटी में 80 नंबर का, तो उसके लिए आपको साइंस को डीप में पढ़ना पड़ेगा हर एक टॉपिक को। तो जैसे हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे फिर अलग से पढ़ेंगे, और आपको पता है कि वहां पर भी मैं आप लोगों को नोट्स भी दूंगा और पीडीएफ भी दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी मिलेगा। केवल आपको इतना करना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पर कोई सा भी एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को रेगुलर वॉच करिए। जो भी अच्छा और खराब है प्लीज कमेंट करके वीडियो को जरूर बताइए। दहन के लिए आवश्यक नहीं है, तो देखिए दहन के लिए यानी कि कंबसन के लिए हम लोगों का फ्यूल चाहिए, कंबसन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। और जब कहीं पर दहन होता है, दहन करने पर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये पेपर है, इस पे अगर कॉपी को बर्न करूं तो बर्न होने के बाद इसमें से प्रकाश निकलेगी, लाइट भी निकलती है। तो तीनों आवश्यक है कंबसन के लिए, परंतु ये पूछ रहा कि आवश्यक नहीं है, तो तीनों आवश्यक है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ज्वलन ताप क्या है, ज्वलन ताप होता है कि वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वह वस्तु बर्न हो जाए। जैसे कि ये पेपर हो गया, अब ये पेपर को मैं हीट कर रहा, मान के चलो कि मैं डायरेक्ट फ्लेम नहीं दे रहा, मैं इसको हीट कर रहा, तो हीट करने के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जो बर्न हो जाएगा, मतलब ज्वाला के साथ ये जलने लगेगा। तो ज्वलन ताप क्या है, न्यूनतम टेम्परेचर, उस न्यूनतम टेम्परेचर पर जो वस्तु क्या है बर्न हो जाएगी। जैसे कि गैस जलाते हैं, आग जलती है, तो उसी तरह धधकता हुआ जलने लगेगा मिनिमम टेम्परेचर पर, उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। पटाखे किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, तो देखिए दहन 3 प्रकार का होता है, एक तीव्र दहन होता है, एक स्वतः दहन होता है, एक विस्फोट होता है। तो देख लीजिए तीव्र दहन में हम लोगों का एलपीजी आ गया, बहुत ही फास्ट बर्न होता है। स्वतः दहन में स्पॉन्टेनियस कंबसन में आप लोगों का फास्फोरस हो गया,
फास्फोरस हो गया स्वतः, यानी कि अपने आप बर्न हो जाएगा। आप लोगों का जो पटाखा होता है एक्सप्लोजन के साथ बर्न होता है, यानी कि विस्फोट के साथ। तो पटाखे किस प्रकार के दहन का है? तो पटाखा जो है आंसर सी होगा, यानी कि विस्फोट के साथ बर्न होते हैं। और जो आप लोगों का दहन के 3 प्रकार होते हैं: तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन, एक्सप्लोजिव। CO2 अग्निशामक कैसे काम करता है? हाउ डज CO2 एक्सटिंग्विशर वर्क? तो देख लीजिए, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो डेंसिटी होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। और आपको पता है कि आग लगाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जहां पर भी ऑक्सीजन रहेगा वहां पे आग जलता रहेगा। जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का गैस बाहर निकालते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी डेंसिटी जो है ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर आएगी जहां पे आग लगा हुआ है, तो पूरे एरिया को कार्बन डाइऑक्साइड कवर कर लेगा, और ऑक्सीजन की लो डेंसिटी है तो ऑक्सीजन को वो दूर कर देगा, मतलब उस जगह से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो हमारा आग लगा हुआ आग बुझ जाएगा बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इस कैसे काम करता है? यह ऑक्सीजन को हटा देता है। कैसे हटाएगा? ऑक्सीजन की लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी हाई, जहां पर भी जाएगा ऑक्सीजन को वहां से रिप्लेस कर देगा। सबसे अधिक ताप किस क्षेत्र में होता है? तो जो सबसे अधिक ताप होता है, जहां पर भी कहीं ज्वाला रहती है, उसके आउटर लेयर का, बाहरी जोन का, जहां पर नीला प्रकाश होता है, तो सबसे अधिक टेम्परेचर बाहरी क्षेत्र का होता है। अब देखिए एनसीईआरटी में कहां से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के यहाँ पे एक लौ है, तो देख लो, जो बीच वाला भाग लगभग होता है येलो होता है, और बाहर वाला भाग नीला होता है। बाहर वाला भाग नीला, तो पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र है। बाहरी क्षेत्र का जो सबसे टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का होता है? लौ के बाहरी भाग का, क्योंकि और देखोगे ये नीले कलर का होता है, और बीच वाला जो हिस्सा होता है येलो कलर का, यहाँ पे अपूर्ण दहन, आंशिक दहन होता है, यानी कि जो हम लोगों का यहाँ पे दहन होता है पूर्ण नहीं होता है। तो यह सबसे कम गर्म होता है। तो बीच वाला भाग जो होता है सबसे कम गर्म होता है, बाहर वाला भाग नीला होता है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो सबसे अधिक ताप किस क्षेत्र में होता है? सबसे अधिक टेम्परेचर जो होता है बाहरी क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न, पीली ज्वाला क्यों होती है? तो जो पीली ज्वाला होती है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा अपूर्ण आंशिक दहन। आंशिक दहन कहने का मतलब है कि अपूर्ण दहन, वहां पे दहन पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता। तो अधजला कार्बन यानी अपूर्ण दहन के कारण जो लौ होती है पीली होती है, अधिक टेम्परेचर नहीं, गैस नहीं। कैलोरी मान क्या दर्शाता है? कैलोरीफिक वैल्यू इंडिकेट्स। तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है हम लोगों का, उसके अंदर की एनर्जी को दिखाता है। अगर कोई वस्तु है उसकी कैलोरीफिक मान जितना ज्यादा होगा उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। जब उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा तो उसको बर्न करने पर उतनी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होने से उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा रहेगी, उसमें हीट भी ज्यादा जनरेट होगा। परंतु जो कैलोरीफिक वैल्यू दर्शाता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर है। लो कैलोरी वैल्यू तो उसके अंदर कम एनर्जी स्टोर रहेगा। अगर कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर रहेगी। तो इसका सिंपल सा रिलेशन होता है एनर्जी ऊर्जा से। जब ज्यादा ऊर्जा रहेगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा और उसकी इफिशियंसी भी ज्यादा होगी। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्यूल। तो जो आइडियल फ्यूल होते हैं उसकी कैलोरी मान बहुत ही ज्यादा होती है, और वे सस्ते भी होते हैं, इजी एक्सेसिबल होते हैं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। साथ ही साथ जो आइडियल फ्यूल होते हैं वो कम स्मोक भी करेंगे, यानी कि वो कम धुआं देंगे। परंतु यहाँ पे बोला है अधिक आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, तो जो आइडियल फ्यूल होते हैं वो अधिक धुआं नहीं देते हैं, अधिक धुआं नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो सही आंसर होगा, आंसर बी। गैसीय ईंधन का उदाहरण है, तो देख लीजिए एलपीजी भी गैसीय ईंधन है, सीएनजी भी, और हाइड्रोजन भी, ये सभी क्या है? गैसीय ईंधन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्यों खतरनाक है? जैसे कि पता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है विषैली, पॉइजनस होती है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन कैरी करता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बोक्सी
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारी ब्लड सेल्स में जाके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। ऑक्सीजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो हमारे सिर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, लो एनर्जी फील होगा, थकान होगा, धीरे धीरे वो इंसान क्या है कि डेड कर जाएगा। ऑक्सीजन जब बॉडी में रहेगा ही नहीं तो वो डेड कर ही जाएगा। तो ये क्या है? पॉइजनस गैस है और ये कलरलेस भी होती है और ये ऑर्डरलेस गंधहीन भी होती है। विषैली, रंगहीन, गंधहीन, इसकी सभी खासियत ये है। इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी। तो देख लो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी में जाके क्या करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है जो कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो देखिए, स्वच्छ ईंधन में एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस तीनों है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अधूरा दहन क्या उत्पन्न करता है? अपूर्ण दहन पे हम लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, ज्यादा मात्रा में कालिख मिलेगा और हम लोगों को कम एनर्जी मिलेगा। तो अपूर्ण दहन में ये तीनों होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोल इज फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही। पेट्रोलियम जो है लिमिटेड है और सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा आंसर डी। तो देख लीजिए, आज की सेशन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया। 25 जो क्वेश्चन है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 क्लास 8 की एनसीईआरटी से कंप्लीट था। और इसका जो एनसीईआरटी का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स है आप लोगों को उसका लिंक भी मिल जाएगा। मैंने कई बार बता दिया है। आपको क्या काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप आज 25 में से कितना क्वेश्चन स्कोर किए, 25 में से कितना सही रहा। फिर कल से मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है चैप्टर 3-4 कंप्लीट हो गया। आई थिंक कल हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 में। जल्दी से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करके मूव ऑन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पर। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर से मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद।